अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर तो ईरान की जो आज दिन तक स्टेटमेंट थी वो ये थी कि दूसरे दौर में पाकिस्तान ना आने का ऐलान था, लेकिन अब जब मैं आपसे शाम के वक्त मुखातिब हूँ तो सूरत हाल बदल रही है। इसमें मुस्बत इशारे हमें देखने और सुनने को मिल रहे हैं। चाहे बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की खबर हो कि ईरान रजामंदी का इजहार कर रहा है और बदले में अमेरिका आबना हुर्मुज़ में नेवल ब्लॉकेट खोलने पर भी गौर कर रहा है, या रॉयटर्स को अभी कुछ देर पहले उनकी इत्तला हो, या फिर न्यूयॉर्क पोस्ट की जो नुमाइंदा पाकिस्तान में मौजूद हैं कैटलीन डॉनबॉस, उनकी हालिया रिपोर्टिंग हो, या हमारी खबर इस्लामाबाद से जो सिफारती हल्के हैं उनसे सुनगुन लेनी हो। तो इत्तला मेरे पास ये है सबसे पहले कि डिस्पाइट दिस सो कॉल्ड डेडलॉक अपीयरेंट जो हमें नज़र आ रहा है, डिप्लोमेसी इज़ नॉट डेड। सिफारतकारी अपने उरूज पर है, राब्ते अपने उरूज पर हैं, अस्करी भी और सियासी भी। जो मैंने लर्न किया आज शाम वो इत्तला ये थी कि एवरीथिंग इज़ इन लाइन, वेट एंड सी। कल दोपहर तक, आज रात तक सूरत हाल अक्सर बदल सकती है। अमरीकी जहाज़, अमरीकी इब्तदाई पार्टियाँ पहुँच चुकी। ट्रंप ये ऐलान कर चुके कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं वो भी कुछ घंटों में पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। और ये भी उसने कहा कि अगर ब्रेक थ्रू हुआ तो डील बनी तो ईरानी ख्याल से खुद भी मिलना चाहूँगा। ये भी उसने गुफ्तगू कैटलीन से की, जो न्यूयॉर्क पोस्ट की यहाँ पे नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान में एक अरसे से कवरेज कर रही हैं, टीवी चैनल्स पे भी आप उन्हें देख रहे हैं। इस वक्त जो ईरान का सबसे बड़ा इशू सामने खुल के नज़र आया वो नेवल ब्लॉकेट का था। और उसके बाद सुबह सवेरे जब आपने देखा तो उसका नामी जो टैंकर है ऑयल लेके जाने वाला, उस पर जैसे उनके इंजन रूम में सुराख किया गया तो सूरत हाल मजीद कशीदा हुई। लेकिन ये खबर देने के साथ साथ कुछ डॉट्स हैं जिनको अगर हम कनेक्ट करें तो सूरत हाल हमारे सामने आती है। पहले राउंड्स में भी और जब जब भी मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जो पब्लिक पॉस्चरिंग थी उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। मासिवा ये कि इस दफ़ा थोड़ी संजीदगी ज़्यादा है इस ना में, इनकार में जो ईरान के आए। क्योंकि मैं अगर अर्ज़ करूँ कि आज तेहरान में ईरानी सदर जब कुछ सरकारी मुलाजमीन से मुखातिब थे तो वहाँ जो अपनी आवाम के ऊपर वो मान का इजहार कर रहे थे, खराज तहसीन पेश कर रहे थे, वहाँ बहुत अहम बात कर रहे थे कि ईरान की जो तामीर नौ है उसके लिए अमेरिका और इसराइल से जंग का खात्मा बहुत ज़रूरी है। जहाँ वो मुज़ाहमत की तारीफ़ कर रहे थे वहाँ ये भी कह रहे थे कि तनाज़ात को जारी रखने से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, ना हमें ना किसी दूसरी तरफ, और ना ही आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इससे संवरेगा। तो इसका मतलब है संजीदगी पाई जाती है। और फिर 24 घंटों में दूसरी बार जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक साहब, उनकी गुफ्तगू भी हुई है जनाब अब्बास इराक़ी साहब से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। ट्रंप पूरी उम्मीद भी हैं, साथ पब्लिक पॉस्चरिंग वो भी करते हैं। सो इज़ द केस एट ईरानियन साइड। पाकिस्तान की सिफारतकारी को दुनिया भी मान रही है। अब ये जो दूसरा राउंड जिसका ऐलान हो चुका, उसमें क्या ख़दशा है कि ईरान वाकई ना आए, या जो मेरी खबर या तज्जिया है कि हो जाएगा, सेटल हो जाएगी सूरत हाल, इसके कितने इम्कानात हैं, बसूरत दीगर क्या शक्ल मिलेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है डॉक्टर मिनहास मान मरवत साहिबा से, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर पेशावर यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल रिलेशन का शोबा उसके चेयरपर्सन है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ मौजूद होंगे अनस मलिक, वन ऑफ द वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहे हैं। साजिद तारड़ को भी आज हम ज़हमत देंगे, रिपब्लिकन्स की नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी खुली कमेंट्री आजकल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब से भी रब्ता करेंगे, उनकी कहानी भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा डॉक्टर मिनहास मजीद खान साहबा की तरफ। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ये फरमाएं कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है डिस्पाइट द फैक्ट कि अब जो इंडिकेशन है, चाहे गार्डियन की हों, रॉयटर्स की हों, ईरानियन कुछ हुकाम के, या मेरी सिफारती ज़राए से बातचीत हो, लग तो मुझे ये रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स विल गो स्मूथ। लेकिन ये अनसर्टेनिटी की वजह क्या समझ आई आप? जामी साहब, मैं तो यही कहूँगी कि शुरू से मेरा जो अपना स्टैंस था कि ये वो जो डील तक पहुंचने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही है, तो वो हर एक नेगोशिएशन से पहले होती है। इवन नेगोशिएशन का हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पहले राउंड में ही वो कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि डिप्लोमेसी ये नहीं है कि जी आप दो स्टेट्स के बीच में बातचीत कराएं और वो फौरन एग्री कर लें। सो ये बात बहुत पहले से हम लोगों को के इल्म में थी कि ये बातचीत चलती रहेगी।
लेकिन अभी ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कही है, तो मैं पहले भी यही कहती थी कि इसका नतीजा जो है बातचीत का, या जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं, ये यहीं पे नहीं रुकेंगी, बल्कि ये आगे बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हम लोग जब देखिए 1979 से लेके अब तक अमेरिका और ईरान में कोई राब्ता नहीं रहा है। प्रेसिडेंट ओबामा ने बीच में वो जो न्यूक्लियर डील की थी, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी ये जो बातचीत हो रही है, और जिस तरीके से ये वॉर शुरू हुई, इसराइल और अमेरिका ने हम्म। ईरान के ऊपर जो अटैक्स किए, और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, और मैं समझती हूँ कि वो रिटेलिएशन एक तरह से अमेरिका के लिए एग्जॉशन का सबब बनी। किस तरह से कि अ, ईरान जो है, मैं ईरान की इस वक्त पोजीशन को एक सिविलाइजेशनल लेंस से देख रही हूँ, हम्म। कि उनका जो अपना एक आइडियोलॉजिकल स्टैंस है, जो सिविलाइजेशन के मुतालिक उनके ख्यालात हैं, तो वो कंसिस्टेंट हैं। उनकी आप अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं या IRGC को देखते हैं, तो दे आर ऑन वन पेज। हम्म। वो शुरू से ही जो उनके मुतालबात थे, या जो उनके 10 पॉइंट्स थे, उसी के ऊपर वो डटे हुए हैं, और वही वो आगे वो कर रहे हैं। सेकेंडली, अमेरिका को भी पता चल गया है कि जी, ये वॉर जो है, ईरान तक उनके साथ लड़ता रहेगा, और अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है, वो हुकूमत के खिलाफ जा रही है। सो ये बातचीत जो है, इसके नताइज मुझे मैं समझती हूँ कि इसलिए भी वाज़े थे कि ये एक एसिमेट्रिक एग्जॉशन है, एक हम्म। तरह से, हम्म। जिसमें अमेरिका जो है अपनी जंग में एक तरह से एग्जॉस्ट हो गया है। देखें कि बिल्कुल ठीक। पब्लिक ओपिनियन जो है, वो बहुत मैं इसको हुकूमत के आगे अगेंस्ट बढ़ाता हूँ, चली ज़रा गई आप है, मेरे तो साथ रहिएगा एब्सोल्युटली डॉक्टर साहबा, मेरे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साजिद तारड़ साहब भी, मैं तारुफ आपका आपकी खदमत पेश कर चुका, जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं। अनस मलिक इज़ हेयर इन आवर शो येट अगेन। मैं अपने देखने वालों को याद दिलाऊं कि इसी शो में सबसे पहले अनस मलिक ने ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझसे जो गुफ्तगू हुई थी, उसमें मंडे और ट्यूसडे की डेट्स को पर्टिनेंटली मेंशन किया था। तो जो उनका ड्यू क्रेडिट है, हम उसको दोबारा से रिट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। अनस क्रेडिट गोज टू यू, दो के देर आर स्टिल सम इफ्स एंड बट्स, क्योंकि ईरानियन साइड का जो वर्जन अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मैंने आज शायद लर्न की वो ये है कि थिंग्स आर मूविंग पॉजिटिवली, थिंग्स आर इन लाइन, जो मैंने लफ्ज़ एग्जैक्टली लर्न किए हैं। ईरान की डिमांड्स अपनी जगह, ट्रंप कोई अच्छा ऐलान भी कर सकते हैं, और JD वैंस भी आ रहे हैं। तो अनस, आपकी खबर हुई दुरुस्त साबित कि मंडे ट्यूसडे से मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा। अब जब ईरान ने इनकार किया, तो उसके बाद आज रात 8 बजे तक की सूरत हाल है क्या? पॉसिबिलिटी कितनी है ईरान के आने की, और अगर नहीं आता तो सूरत हाल क्या होगी? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड फॉर द ग्रेट वर्ड्स एज वेल। आपने क्रेडिट देने की बात की, सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, ईरान ने इनकार अभी तक नहीं किया है। ठीक। जो मेरी इत्तला है, मेरी दोनों साइड्स नेगोशिएटिंग टेबल के दोनों साइड पे जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो अमेरिकी वफ्द के हों, चाहे वो ईरानी वफ्द के हों, ईरानी साइड ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है, और ईरानी साइड ये समझती है कि इस टाइम पर बातचीत करने से पहले कुछ अनजस्ट मेजर्स हैं जो ईरान का ये टेक है, कुछ ऐसे मेजर्स अमेरिका की तरफ लिए गए हैं जो कि उनको समझ नहीं आते, इसलिए वो उनको रिमूव करवाना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें तो वो वहां से शुरू करें, जो कि पहले नेगोशिएटिंग टेबल का हिस्सा ही नहीं था। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और डिप्टी वजीर आज़म वजीर खारजा इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची का दोबारा रब्ता हुआ है। ये 20 घंटे में होने वाला तीसरा रब्ता है, और इस रब्ते में इरना के बकौल, जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, उसके बकौल सीज़ फायर से मुतालिक मामला के ऊपर बातचीत की गई है। जो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो दोनों साइड से, कि बुध की सुबह जो कि ईस्टर्न टाइम बनेगी पाकिस्तान में, ईस्टर्न टाइम 8 बजे रात को, 21 तारीख को, गोया पाकिस्तान में बनेगा ये 22 तारीख सुबह 5 बजे। उससे पहले किसी भी वक्त दोनों वफूद जो आएंगे और आ सकते हैं, और उसी के प्रीटेक्स्ट में सीज फायर आगे बढ़ेगा। ना आना इज नॉट एन ऑप्शन दोनों साइड्स पे। दोनों साइडों को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ख़ासतौर पे ईरान को इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि उन्होंने अगर इन कंडीशंस के ऊपर अगर फ़ौरन बातचीत के ऊपर आ गए
तो जो बात पहले उन्होंने अग्री किए थे, पहले जो उनके अग्रीएबल मेजर्स थे, वो उसको छोड़ के अब नई चीज़ों को अग्री करवाने में लग जाएंगे। दिस मेक्स लोड्स ऑफ सेंस। पुरानी गेम्स को दिस मेक्स लोड्स ऑफ सेंस। मैं मजीद भी आपसे बात करता हूँ। साजिद तारड़ साहब को सुनते हैं, बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में आए हैं। तारड़ साहब, कैसे मिजाज हैं? सुना आप दुनिया भर के दौरे करते फिर रहे हैं, ये बताएं कि कुछ चांस है कि ट्रंप साहब ईरान के अभी तक की इनकारी सूरत हाल के बाद कोई नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करें, कोई अच्छा ऐलान करें? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये एग्रीमेंट होगा, एब्सोल्युटली होगा। नेवल ब्लॉकेट भी खत्म होगा, स्टेट ऑफ हरमोज भी खुलेगी, अच्छा, और डील ऑफ द सेंचुरी भी साइन होगी, पाकिस्तान में होगी। इसका शेयर भी पाकिस्तान के सर पे जाएगा, लगेगा, सजेगा। मैं समझता हूँ दिस इज माई प्रेडिक्शन एट द सेम टाइम। और मैंने आज से हफ्ता 10 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का भी मैंने कहा था कि ही विल बी कमिंग टू पाकिस्तान। अच्छा, रीजन ये थी कि इस वक्त सारी पार्टियां एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। पास दौराने इनकलाब जो है अल्टीमेटली 47 ईयर से उनको जिहाद और शहादत की उनको तरबियत दी जा रही है। दर हकीकत तो इतनी जल्दी सारा कुछ नहीं होगा। वहाँ की सियासी जो क़यादत है, जो सारे PhD डॉक्टर हैं, वो सारे ऑन बोर्ड हैं। अमेरिका जो अमेरिकन अवाम जो जंगे पसंद नहीं करते। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ पिछले तीनों इलेक्शंस में ऑफिशियल कैपेसिटी में एंगेज रहा हूँ। वो भी चाहते हैं कि मेगा मूवमेंट को जो धचका तारड़ साहब, उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग भी तो गिर रही है ना विद इन अमेरिका भी। उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग भी तो माइनस में जा रही है, JD वैंस की भी और उनकी भी। सो उनके लिए भी तो जरूरी हुआ पड़ा है ना कि वो भी अपने अवाम को नवंबर से पहले कुछ ऐसा दें कि उनकी साख बहाल हो। बिल्कुल, मैं वही बात, जी बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि मेगा मूवमेंट को दोबारा कॉन्फिडेंस में लेना, मेजर्स लेंगे। इसी वजह से वो खुद तशरीफ लेकर आएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस कमिंग टू पाकिस्तान। तो मेरे हकीकत ये है कि सारी पार्टी, बल्कि यहाँ पे आपके देखने वालों को ये अर्ज करूंगा, अक्टूबर में इजराइल के भी इलेक्शन है, उन्होंने भी किसी तरीके से अपने अवाम को सेटिस्फाई करना है। तो दर हकीकत तीनों पार्टियां जो इस वक्त हैं, उन्होंने अपने अपने अवाम को कुछ ना कुछ ट्रॉफियां जाके दिखानी है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अगले हफ्ते ये सब कुछ होगा। और इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान, जो कि इस जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा विनर मेरा वतन अजीज होगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। ऑल आइज बिल्कुल ऐसा ही होगा जी, इंशाल्लाह ऐसा ही। अभी तक तो इम्कानात ये नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की बात की है ना साहब ने, ये जो पब्लिक पोस्टिंग थी दोनों साइड्स की, वो यहाँ तक ले चुके थे कि ये शायद इनकी फिर पब्लिक डिस्कोर्स की मजबूरी बन चुकी थी इस अप्रोच को टो करना, मुसलसल टो करना, और वहाँ से फिर पीछे हटना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था। प्रैग्मेटिक अप्रोच पब्लिक स्टेटमेंट्स में नहीं थी। चाहे ट्रंप साहब की आप स्टेटमेंट्स देखें ट्रूथ सोशल के ऊपर, या फिर ईरानियन हुकाम का जवाब देखें, दो के ईरानियन जो जवाब था इनिशियली, वो बड़ा नपा तुला होता था अब्बास अरागची साहब का। एग्री करती हैं आप इससे? जी, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि हम लोग जब भी पॉलिटिकल सगैसिटी की बात करते हैं या लीडरशिप की क्वालिटीज की बात करते हैं, तो उसमें यही बात आ जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल फोरम्स पे जब आप बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी के साथ करते हैं। अब अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान और जो इजराइल और अमेरिका की जो वॉर हुई थी, यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे थे, ईरान का स्टांस अगर हम लोग देख लें तो एक ही है। पाकिस्तान का इंटरमीडिएटरी रोल जो है, बल्कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान जो है उस एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंटरलोक्यूटर के तौर पे इमर्ज हुआ है। उन्होंने कोशिश की है कि डिप्लोमेसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो इस तरह से करें कि दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाएं। अब आप ये देखिए कि जी हरमुज स्ट्रेट जो है वो ईरान ने खोल ली, उनके मुतालबात जो थे वो मान लिए, लेकिन वहां से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि इनको थोड़ा सा ये है कि कंसिस्टेंसी अगर हो बयानात में, पाकिस्तान ने उनको कहा है कि जी नेवल ब्लॉकेड अगर आप हटाते हैं तो फिर थोड़ी सी बात आगे निकलेगी, जैसा कि ईरान के जो फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन थे सुबह उन्होंने कहा कि
ईरान जो है बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरह से उनको भी कन्विंस किया और वहाँ पे भी कन्विंस, यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनकी पोजीशन को जाहिर किया और कन्विंस करने की कोशिश की। सो मैं समझती हूँ कि इन्फ्लुएंस और इंटेंशन की बात एक होती है। जहां तक बात है इस जंग में, या जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की बात की अनस साहब ने, तो मैं वही समझती हूँ कि देखें, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, हम किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो मिलिटरीली कमज़ोर है या इकोनॉमिकली कमज़ोर है या उसकी कोई से नहीं है इंटरनेशनल नहीं, ठीक ऑर्गेनाइजेशंस बात में है, ठीक बात है। है। लेकिन इस जंग ने साबित कर दिया है, और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसने ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू कर सके। उनको एक फेस सेविंग चाहिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बार बार बयानात यही आ रहे हैं, बावजूद इसके कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कहते हैं कि हम खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर विनिंग द वॉर। सो ये चीजें ऐसी हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से वो मुतासिर कर रही हैं। सो यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस की बात भी आ जाती है और इंटेंशन की बात भी आ जाती है कि इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा है और इंटेंशंस किसके क्या वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। साथ So, रहिएगा, मैं साथ समझती रहिएगा। हूँ मैं कि इसको मजीद भी आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। साजिद तारड़ साहब, अनस, कमिंग बैक टू प्रीवियस जो हमारा नुक्ता था, आज राब्तों की सूरत हाल क्या रही? सिंस यू वर कवरिंग द होल अपडेट्स सिंस मॉर्निंग, तो आज राब्ताकारी कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कहाँ बात की पाकिस्तान ने, जवाब क्या मिले? इंतजामात जो थे वफूद के आने के या उनको वसूल रिसीव करने के, वो क्या एज इट इज़ इन लाइन है या वो भी कुछ तातुल का शिकार हुए हैं, ताकि उससे हम रीड कर सकें ना कि क्या थिंग्स आर इन लाइन और नॉट? जामिर साहब, आपका सवाल के जवाब देने से पहले मैं दो चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से हमने पिछले सवाल में मिस कर दी थी, वो मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो साजिद तारड़ साहब जैसे कह रहे हैं कि अगले हफ्ते, मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते कुछ हो पाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 27 तारीख से अमेरिका में किंग चार्ल्स का विजिट शुरू हो जाएगा। तो Exactly. अमेरिकी इंतज़ामिया बशमूल प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि 26 तारीख तक ये मामला जो है निमट ठीक, जाए, पहली ठीक। बात। दूसरी बात, जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात की या नेवल ब्लॉकेट की बात की, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दोनों साइड्स पर अब स्टेक्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी साइड इसको पब्लिकली बैक डाउन करती है तो वो वीक दिखाई देगी। बिल्कुल मेरी ठीक। अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी समझ जो मुझे समझ में आता है कि क्वाइटली इसकी नेवल ब्लॉकेट ख़त्म कर दी जाएगी, और जो OSINT जो ओपन सोर्स ट्रैकर्स जी, जी, हैं जी। वो इसको ट्रैक करेंगे कि जी जो शिप्स की मूवमेंट है वो शुरू हो गई है, और वो एक कर्सर होगा या वो एक सिग्नल होगा कि जी टॉक्स के ऊपर वो रिजम्पशन वापस आ गई है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने राब्तों की बात की, आज पाकिस्तान के वजीर खारजा के जो नॉर्मल राब्ते थे, अब से कुछ देर कबल जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी अपने ईरानी हममतलब से बात हुई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एंटोनियो कोस्टा जो कि EU काउंसिल के सदर हैं, उनसे बातचीत हुई। और ये बातचीत एक उस टाइम पे आ रही है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो अपने एंड के ऊपर कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि डील आज साइन हो जाएगी, बल्कि ये कह रहे हैं कि JD वैंस ऑलरेडी रास्ते में है। लेकिन जो मेरी इत्तला है, जो मेरी DC में भी लोगों से बात हुई है, वो JD वैंस अब तक रास्ते में नहीं है, वो कल किसी वक्त पे पहुंचेंगे। आखिरी बात ये कि आज भी जो अराइवल्स थे, जो हमने देखा, जो ट्रैकर्स के जरिए जहाज, एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, कोई 12 या 13 जहाज होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के आने से पहले, वो प्री रिक्विजिट्स उनकी एडवांस टीम्स ठीक। और उनकी तैयारियों का सामान लेके आते हैं। मेरे ख्याल से 7 या 8 के करीब आ चुके हैं। तो वो एक इंडिकेटर है कि मामला जो है वो स्मूथ एंड स्टेडीली चल रहे हैं। ठीक। साहब, अनस, ये शहबाज शरीफ साहब की भी मसूद साहब से गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियां से कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 45 मिनट लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत के हवाले से वन साइडेड वर्जन तो हमने देखा, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी का ये कहना था कि वहाँ पर भी नेवल ब्लॉकेट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया कि उसको हटाया जाए। अगर आप एक पैटर्न देखें ईरान के स्टेटमेंट्स का, जहाँ पे 4 बातें वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स और शिफ्टिंग गोल पोस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो रहे हैं, लेकिन एक लाइन उनकी तरफ से अब ऐड कर दी गई है स्टेट नैरेटिव के अंदर भी, उनके सफ़ीर की जानिब से भी, वो नेवल ब्लॉकेट के ऊपर है कि जब तक नेवल ब्लॉकेट रहेगी तब तक बातचीत का सिलसिला नहीं होगा, तो नहीं शुरू हो सकेगा। तो मेरे ख्याल से नेवल ब्लॉकेट कोई अलग नहीं हटाई जाएगी, बट रादर पॉस्चरिंग के तौर के ऊपर क्वाइटली इसको हटा दिया जाएगा, शिप्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एज ए सेट के दोनों में से कोई भी साइड अगर
पब्लिकली हटाया हाँ जी, जाता है, बिल्कुल। और अगर नहीं वो भी बहुत हटाया जाता damaging हो जाएगा तो for either side। दोनों साइडें जो हैं वो इधर साइड के लिए बहुत डैमेजिंग बिल्कुल हो ऐसा ही जाएगा है। जो इन्होंने अपनी अप्रोच पब्लिकली मेंटेन की हुई है। एक छोटी सी मैं ब्रेक रहा हूँ, मेरे साथ रहेंगे अनस साहब भी और डॉक्टर बात करता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महनाज मजीद खान मरवत साहिबा और जनाब अनस मलिक साहब। हमें ज्वाइन कर रखा है साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद महनाज साहब ने। जेंडर इक्वलिटी तो हम रखते हैं, तो आज सोचा नाम भी एक जैसे अगर मिल जाए तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का। आपसे मैं बात करता हूँ डॉक्टर महनाज मजीद खान साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि मैं देख रहा था कि जब से जंग शुरू हुई है दुनिया को 50 बिलियन डॉलर का जो नेट वर्थ का तेल है उसका नुकसान पहुंचा है, क्रूड ऑयल का। इतना बड़ा लॉस जिसने पूरी दुनिया को चोक कर रखा है, मिडल ईस्ट को चोक कर रखा है, पेट्रोल डॉलर इकॉनमी वहाँ पे, उसके ऊपर शकुक शुबहात हैं, नए अलायंसेस बनाने के ऊपर मिडल ईस्ट गौर कर रहा है। इस सब को अफोर्ड नहीं कर सकती दुनिया की इकॉनमी। तो ये एक मजबूरी नहीं हो चुकी अब इस दुनिया की सुपर पावर्स की कि वो इस मसले के हल की जानिब संजीदगी से गौर करें? देखें जामी साहब, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। आप देख लें स्पेन यूरोपियन यूनियन की तरफ अगर हम लोग दिखते हैं तो वहाँ पे क्या ओपिनियन है इस वॉर की। स्पेन ने के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि वो इस वॉर की मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें वहाँ पे जो आपके गल्फ स्टेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइज थे, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस थे कि जी वो इस इम्प्रेशन में थे गल्फ स्टेट्स के हमें ये प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी। अब वही कतर जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि हम अपनी जो फ़ज़ाई हदूद हैं या जो स्पेस है वो अमेरिका के लिए हम लोग नहीं यूज़ करने देंगे। सो जनरली अगर आप देखते हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इस वॉर की मुखालफत इसलिए हो रही है कि इकोनॉमीज अफेक्ट हो रही हैं आपकी। हम सिर्फ फ्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक तरह से एक चोक पॉइंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, वर्ल्ड स्टेट्स के लिए, जिसमें मेजर पावर्स हैं, आपके मिडिल पावर्स हैं, स्मॉल पावर्स हैं, सारे अफेक्ट हो रहे हैं। आप देखें कि ईरान जो है, हम लोग अगर इसको कह दें कि ईरान अफेक्ट हो रहा है, ईरान के ऊपर पहले से सैंक्शंस थे, ईरान के जितने एसेट्स थे वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए थे। उसके बावजूद जो है वो ईरान जो था वो सरवाइव कर रहा था क्योंकि वो सही। बाकी ममालिक के साथ इसी स्ट्रेट के जरिए वो ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल ठीक। उनको तेल भेज रहा था। बिल्कुल ठीक किसी के साथ वो यूरो में ट्रेड कर रहा था कि जी। किसी के साथ वो येन में कर रहा था। सो द पॉइंट इज कि इस ब्लॉकेड से या इस जंग से जो है सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो ट्रेड हो। सो ओपनली इसकी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस वॉर की जो स्ट्रेटजी है उसकी मुखालफत हो रही है, अमेरिका में इसकी मुखालफत हो रही है, यूरोप में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, मिडिल ईस्टर्न पावर्स या गल्फ स्टेट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वॉर जो है सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि आपकी एनर्जी जो है उसकी सप्लाई को डिसरप्ट कर रही है। पूरी एक तरह से उसने जो जिंदगी की बाकी चीजें हैं, ट्रेड है या बाकी जितने वो हैं उसको मुतासिर किया है, और इसको तकरीबन सारे ममालिक की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। और यही वजह है कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं कि वो फेस सेविंग के लिए भी जंग का खात्मा चाहता है और किसी ठीक न है। किसी डॉक्टर साहब तरीके मेरे से साथ हैं, चाहता मेरे है साथ कि एक आपसे मजीद पाकिस्तान बात भी करते हैं। मेरे साथ हैं भैया साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। कहते हैं सर आपको क्या लग रहा है, रीडिंग क्या आपकी बन रही है अभी तक, क्या ये समहाउ जो कंप्रेशन है स्टेलमेट का ये परसिस्ट करेगा, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, को मुस्बत पेशरफ्त होगी? जी बिल्कुल, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, यस बिल्कुल मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन याद रखें कि फ्रीकैन जो है ना वो ईरान और यूएस से हैं। हम लोग मीडिएटर हैं और इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि नेगोशिएशंस
ये मीडिएशन करते वक्त ये जब भी आप बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लीवरेजेस, ज्यादा से ज्यादा फवाइद जो है उसको उठा सकें और लीवरेजेस का इस्तेमाल भी कर सकें। इसलिए हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स भी आती हैं, सख्त स्टेटमेंट्स भी आती हैं, और एज ए स्टेट्समैन आप एक सख्त पोजीशन के साथ ही बैठते हैं ताकि उसमें जाके फिर आप कंसेशंस वगैरह दे के वो अचीव कर लें जो कि आप अचीव करना चाहते थे। आप 100 मांगेंगे तो आपको 70-80 मिलेगा। अगर आप मांगेंगे 70-80 तो फिर आपको 40-50 के करीब मिलेगा। नेगोशिएशंस में ऐसे ही होता है। तो लिहाजा इस वक्त अगर ओवरऑल देखें तो ईरान जो है इसमें कोई शक नहीं है कि उसको 4-5 दफा उसको बेट्रेल हुआ है। जून 2025 में बेट्रेल हुआ, फिर अभी जो फरवरी के अंदर उसकी चल रही थी इधर अमान के अंदर और जिनेवा में टॉक्स, फिर बेट्रेल हुआ, अटैक हुआ। फिर उसने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो बेट्रेल करके उसने जो है उसको ब्लॉकेट लगा दिया। फिर जब दोबारा से कुछ चीजें बनना शुरू हुई तो आज रात को उसके जहाज को पकड़ लिया। फिर उसकी मुख्तलिफ जो है वो जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस पर अटैक हुआ। तो काफी सारी मिसट्रस्ट का एक ग्लेशियर है बेसिकली, बिल्कुल ठीक। जिसपे सर्दमोहरी की और दुश्मनी की जो है ना वो बर्फ पड़ती रही है। पाकिस्तान अगर यहाँ तक इसको ले आया तो आप बहुत बड़ी ये कामयाबी है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना लगता है अमेरिका को सोशल मीडिया के जरिए या जो एक्स अकाउंट है उनका उसके जरिए चलाने की कोशिश करें। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी ट्रुथ कुछ कहते सोशल हैं। जी इवन हम जैसे जो एनालिस्ट हैं या आप जैसे एंकर्स जो हैं वो हम लोग को कभी नहीं, ये एक ही ब्रिगेडियर इशू को साहब, कभी pessimist lens से देखना शुरू आई कर टेंड देते टू हैं, एग्री कभी विद यू, optimistic आई lens से टेंड टू देखना एग्री शुरू कर विद देते यू। द रीजन इज कि सुबह सवेरे कुछ और पोस्चरिंग और पोजीशन होती है, दोपहर को सूरत हाल यकसर बदल Exactly. चुकी होती है, शाम को पता चलता है कि नहीं डेडलॉक प्रिवेल कर चुका है। सो यूर स्पॉट ऑन कि इतनी अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है कि अनबिलीवेबल है, वो तज्जिए की हद में आती नहीं है। बहरहाल अनस, ये मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ज़रा तवज्जो चाह रहा हूँ कि ये पिछले जो मुज़ाकरात थे वो कहाँ ख़त्म हुए थे, और उसके बाद जो खामोश सिफारतकारी हुई जिसने इनेबल किया कि दूसरा राउंड मुज़ाकरात का हो। तो अब जब दूसरा राउंड होता है अगर, तो वहाँ पे क्या फेयर डील हो सकती है जो दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन हो? अब क्या ऐसा फार्मूला बदला है जो पहले राउंड में हम हासिल नहीं कर सके? देखिए जामी साहब, पिछले राउंड में तकरीबन 3:10 तक अयाज सादिक साहब के बकौल के मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, और फिर एक टेलीफोन कॉल हुई और उस टेलीफोन कॉल के बाद जो है वो मामलात जो है वो बतदरीज ख़राबी की तरफ चले गए, और जिसके बाद जो है एक तरह से सीजर ऑफ टॉक्स हो गया था। लेकिन मैं आज से 2 रोज़ कबल अंतालिया में मौजूद था। जुम्मे के दिन वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने एक सेशन से खिताब किया अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के, और उनका ये कहना था कि ये जो टॉक्स हुए थे ये सिर्फ इस गारंटी पर हुए थे दोनों जानिब से, दोनों फरीक़ैन की गारंटी। ये कहा था कि अगर पाकिस्तान कमरे में मौजूद होगा तो ये बातचीत का सिलसिला होगा, पहली बात। अच्छा। और दूसरा, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बड़ा स्टार्लिंग रेवलेशन किया था इस सेशन के अंदर, अपने ओपन सेशन में, वो ये था कि 3 मामला जो हैं वो हल हो चुके थे, सॉर्टेड थे। अच्छा। पहला मामला उन्होंने कहा कि एसेट्स फ्रीज का, जो गोया असासे उनके जो मुंजमद असासे हैं उनका। दूसरा मामला जो हल हो चुका था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अबनाए हॉर्मुज़ का मामला हल हो चुका था। और तीसरा जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उनका मामला हल हो चुका था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मज़ीद ये कहना था कि वो 80% उनके बकौल मामलात हल हो चुके हैं और 20% जो हैं वो रुके हुए हैं, जिसके लिए दोनों पार्टीज़ को, दोनों फरीक़ैन को लचक दिखाने की ज़रूरत है। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें 20% में ये जो अफजोदा यूरेनियम का मामला है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं। दूसरा ये कि जो एसेट्स 107 बिलियन के एसेट्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, मजीद इनरिचमेंट जो है उसको नहीं की जाएगी, वो कितने अरसे तक नहीं की जाएगी, क्या वो 5 साल है, क्या वो 15 साल है, क्या वो 20 साल है। मेरे ख्याल से ईरान जो है वो तकरीबन 15 साल के ऊपर अग्री कर लेगा, और इसकी एक वे आउट ये भी निकलेगा कि मेडिकल रिसर्च पर्पसेस के लिए ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, यानी अनस रुकिएगा, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, क्योंकि इसमें जो मुकम्मल तौर पर डस्ट को वापस देना है उस पर तो ईरान विलिंग नहीं है। तो 20 की बजाय 15 का फार्मूला और साथ उसकी यूटिलिटी को उस हद तक ले जाया ये के साथ मिलके कि जो काबिल तशवीश न रहे, आप ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला हो, एसेट फ्रीज होने का मामला हो, ये तो पिछली दफ़ा जो इसहाक डार साहब को आप कोट करें, दिस गॉट सेटल्ड। तो द ओनली रियल इशू वॉज जो अफसूदा यूरेनियम है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अफजोदा यूरेनियम भी बिल्कुल एंड में आया था ये मसला, वो भी
एक उस पॉइंट पर कि जब वो टेलीफोन कॉल जिसके बारे में ईरानी साइड कहती है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई, ऑफ कोर्स इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है वेरीफाई करने का, लेकिन ईरानी साइड का ये कहना है कि टेलीफोन कॉल हुई और उसके बाद अमेरिका ने मनूवर किया। तो अफजुदा यूरेनियम को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि ईरान उसको लेट गो करने को तैयार है, लेकिन ईरान कहता है कि उसको लेट गो करने के लिए अमरीकी डिक्टेशन हमें नहीं चाहिए होगा। हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम उसको डी एनरिच करें, हम उसको किसी और को दें, हम उसको समुंदर में फेंकें, पहाड़ में डालें, लेकिन वो हमारा प्रेरोगेटिव है, उसके ऊपर अमरीकी ओवरसाइट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ ही रहेगा आप तीनों। मैं छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, 2-4 बड़े अहम नुकते बाकी रह गए, पायरी का जवाब लूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रिगेडियर टायर सईद मिनाज साहब भी तशरीफ रखते हैं। सईद साहब, ये जो यूरेनियम का मामला है, इस सिलसिले में रशिया की ऑफर्स भी थी, वो भी डिक्लाइन की अमेरिका ने। इसका पॉसिबल वे आउट क्या हो सकता है जो फरीकैन को काबिल कबूल हो? देखिए, यूरेनियम के सिलसिले में तो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डील थी वो तो ऑलमोस्ट 90% डन हो चुकी थी। उसमें सिर्फ एक इशू बाकी रह गया था कि यूरेनियम रखा कहाँ जाएगा। वो तो ठीक है, चेक एंड बैलेंस का होएगा, चाहे वो आईएई के ज़रिए इंतजाम हो या फॉर दैट मैटर कोई कंसोर्शियम बना दें किसी न्यूक्लियर पार्टीज का, या फॉर दैट मैटर दोनों साइड्स के दो ममालिक को लेके उनके ऊपर 450 किलोग्राम हाईली एनरिच यूरेनियम है, जो कि तकरीबन 20% से ज्यादा एनरिच हुई हुई है। इट इज नॉट अ वेपन ग्रेड यूरेनियम, कोई फिसाइल मटेरियल ऐसा नहीं है किसी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके, लेकिन बन सकता है या डर्टी बॉम्ब बन सकता है उससे। तो लिहाजा ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ ये कहना कि अमेरिका लेके जाएगा उसको, तो ईरान जैसी कौम जो पर्शियन एम्पायर से लीड लेती है, उससे अगर आप ये तवक्को रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूँ कि तभी वो जो है बकाई साहब भी आज कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक डिमांड्स इनकी हैं। और अगर ये चाहते हैं कि ये जो डायलॉग है ये कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी नतीजे पर पहुंच सके, तो दो चीजें इमीडिएट करनी होंगी प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्योंकि ऑनेस्ट जो एस्पेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है। नंबर 1, इमीडिएटली आप अनाउंस कर दें कि सीज फायर में 2 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए बढ़ा रहा हूं, ताकि आप किसी मसवदे पे पहुंच सके। 1 और सेकेंडली, अगर आप इसको बाकी चाहते हैं सक्सेसफुल हो, तो आप अपना ब्लॉकेट को हटा दें, जो कि उनके अभी कुछ फॉरेन जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके ऑफिशियल की तरफ से हिंट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आप इन बिटवीन द लाइंस पिक कर सकते हैं। अगर अमेरिकन ब्लॉकेट खत्म करते हैं तो बी रेस्ट एश्योर्ड। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं अनस। अभी मैं देख रहा हूं कि एक बयान मुख्तलिफ इंटरनेशनल आउटलेट्स ने उठाया कि ट्रंप, आपको पता, बड़ा इजीली एक्सेसिबल है कुछ सर्टन रिपोर्टर्स को जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं या करती हैं, कि वो डील तो आज ही साइन हो जाएगी। विन विन सिचुएशन, लेकिन याद रखें ईरानियंस कभी भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसमें ये तासुर उनकी पब्लिक के लिए आता हो कि जो उन्होंने चीज अचीव की है मैदान जंग में, वो टेबल के ऊपर हार जाएं। तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ईरानियंस एंड द यूएसए बोथ। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं अनस। मैं भी देख रहा हूँ कुछ देर पहले कि सर्टन इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे थे एज इट इज़ उनकी स्टेटमेंट के जी वो डील तो आज ही साइन हो रही है। प्रॉबेबली ये मिस कोट हुआ है या मिस रिपोर्ट हुआ है। दूसरा, वो जेडी वैंस के आने के हवाले से जो बात कर रहे हैं, वो भी ही हैज़ नॉट लेफ्ट येट। क्या कहते हैं आप? जस्ट टू ऐड टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब वाज सेइंग, जब जेसीपीओए जब नेगोशिएट हो रहा, जी अनस, बात जारी रखें। ये जामी साहब मेरे जी मैं कह रहा हूँ, जब ये जेसीपीओए नेगोशिएट हो रहा था, जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट का टेक्स्ट था कि ईरान ने कोई जंग नहीं जीती, लेकिन कोई नेगोशिएशंस, कोई बातचीत का दौर जो है वो हारा नहीं है। जी तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जो है वो यहीं पे शिफ्ट होती है। लेकिन जिस ट्वीट का, जिस स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को ये बात कही है कि आज ही ये डील साइन हो जाएगी। हमारे लिए जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ मौजूद है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज का एलिमेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो अमरीकी नुमाइंदगान पहुंचे ही नहीं है अभी तक। बिल्कुल ठीक, तो साइन कौन करेगा? बिल्कुल क्या तो इसकी साइन करने की तो, और अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक व्हाइट हाउस की जानिब से ये बात कंफर्म की गई है कि जेडी वैंस आएंगे, लेकिन अभी तक वो अनस, मैं अपने देखने वालों को, मैं अपने देखने वालों को और आप सबको, जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, मोअज़्ज़ज़, लेट मी रिमाइंड यू अनस अबाउट समथिंग। जेडी वैंस ने आना है, डेलीगेशन में हिस्सा होना है या नहीं होना, उसका अंदाज़ा ये लें, क्योंकि ट्रंप साहब एक्सेसिबल हैं टू क्वाइट अ फ्यू लार्ज नंबर ऑफ रिपोर्टर्स फ़ोन के ऊपर, जिसमें वाइट हाउस कवर करने वाली ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। वो फ़ोन करते हैं, वर्जन लेते हैं, स्टोरी बना देते हैं। जेडी वैंस से कहानी शुरू होती है जब पहले पता चला कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। फिर पता चला वाइट हाउस कह रहा नहीं वो आ रहे हैं।
सो उस बीच में खुद ट्रंप साहब की स्टेटमेंट कोटेड बाय सर्टन रिपोर्टर्स दे वर द रीजन ऑफ कंफ्यूजन। देन आज की स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं, चाहे इसकी क़यादत का राब्ता हो ट्रंप साहब के साथ, रॉयटर्स ने स्टोरी ब्रेक की, देन पता चला नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, और नाउ कम्स के डील आज ही साइन हो रही है नहीं। तो ये एक ट्रेंड जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, आप इसे वाउच कर रहे हैं, देख रहे हैं अनस? देखिए बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो वायर्स की जो रिपोर्टिंग है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रही है। वो फैक्ट चेक के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। अगर वायर्स की रिपोर्टिंग पर जाएं तो जुमेरात से ही पाकिस्तान में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए था। ये जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है उसी में वफूद को आ जाना चाहिए था। तो ऐसा सिलसिला नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। मेरे ख्याल से बातचीत का सिलसिला जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया पहले सवाल के जवाब में, कि बुध की सुबह गोया मंगल की रात, बुध की सुबह 5 बजे से पहले किसी वक्त पे भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब अब आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा, अब अभी बताएं कि ये इस सारी सूरत हाल में बेलफर्ज जो फरीकैन आ रहे हैं, सालिस के तौर पर पाकिस्तान का मैंडेट क्या हो सकता है किसी भी डेडलॉक की सूरत में, या किसी भी मुद्दे को मुआहदे तक पहुँचाने में? पाकिस्तान का रोल मैं समझती हूँ कि अभी तक बहुत पॉजिटिव आ रहा है, और यही चीज़ है कि उन्होंने जैसे अभी अनस ने भी बात की कि एक तो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जितने बयानात आ रहे हैं, और ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो पाकिस्तान का ये है कि दोनों तरफ ऐसे कुछ मुफाहमत के रास्ते निकल आए कि सोशल मीडिया तक ऐसे बयानात ना जा पाएं कि जिससे ये ममालिक जो हैं प्रोवोक्ड हों। क्योंकि अगर आपने ख्याल किया हो, एग्रीमेंट के मुतालिक इन्होंने कोई बात नहीं की जब फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी। तो इसी तरह अगर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो खुद तक महदूद रखें, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, क्योंकि ईरानियन साइड से तो सच कोई इस तरह की बात नहीं आई, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस लिहाज से बहुत अच्छी तरह अपना रोल प्ले कर रहा है कि जो मैसेजेस हैं वो दोनों फरीकैन तक पहुंचा रहा है, और एक हद तक अपनी जो कोशिश है उसमें कामयाब भी हो चुका है। क्योंकि अभी तक हम लोग यही सुन रहे थे कि ईरान नहीं आ रहा है बातचीत के लिए और ये एक डेडलॉक हो जाएगा, लेकिन ये अभी पाकिस्तान की कोशिश है कि हम सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं या चंद घंटों में वो पहुंच जाएंगे, और ईरानियन साइड ने भी, उन्होंने भी एग्री किया है मुज़ाकरात में शामिल होने का। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अभी तक जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, और मेरे ख्याल में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महनाज मजीद खान मरवत साहिबा। अगर लेट तशरीफ़ लाए तो वक्त की कमी, आपसे फिर बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया अनस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ताज़ा तरीन मालूमात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। एज़ ऑफ नाउ जब हम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, प्रोग्राम ख़त्म करने करीब हैं, तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ज़रूर हो रही हैं। सिफारतकारी फुल मोशन में है, और नतीजा ये है कि इसाक डार साहब का ईरानियन जो वज़ीर ख़ारजा उनसे रब्ता भी है। ट्रंप साहब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, मुमकिन डील की सूरत में पाकिस्तान आने की बात भी कर रहे हैं, और गार्डियन का ये मानना है, टेलीग्राफ का ये मानना है कि किसी हद तक इस पर भी गौर हो सकता है कि जो ईरान का मुतालबा है उस पर अमल दरामद किया जाए नेवल ब्लॉकेट के हवाले से। लेकिन अनस मलिक ने अपने तज्ज़िये में बड़ी अहम बात की कि ये चूँकि पब्लिक पोस्टिंग है, लिहाजा ऐसा कोई भी जो अमल होगा वो एलानिया तौर पर नहीं होगा, बल्कि गैर एलानिया तौर पर इस पर अमल कर दिया जाएगा। बुध की उन्होंने खबर दी है कि बुध की सुबह से बाकायदा मुज़ाकरा शुरू हो सकते हैं। पहले मरहले में अमरीकी वफूद मुकम्मल तौर पर पहुँचेंगे, और उसके बाद ईरानियन वफ़द के आमद की इत्तला भी मौजूद है। इस सूरत हाल पर नजर रहेगी हमारी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।